भाजपा ने यादव समाज को मौका दिया नित्यानंद राय के तौर पर, ये सारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी। लेकिन भाजपा ने हर मैंने पत्थर उठा उठा के देखा है, उन्हें सत्ता कहीं नहीं मिल रही है। उन्हें एक ही मात्र सत्ता प्राप्ति का बिहार में उद्देश्य नजर आ रहा है और वो व्यक्ति नजर आ रहा है जिस पारस को छूते ये लोहा सोना हो जाता है, वो है नीतीश कुमार। लेकिन समस्या यही नहीं है, भाजपा के लिए नीतीश जरूरी है, मजबूरी है। ये बातें बहुत पहले से चली आ रही हैं। भाजपा अपने दम पर सरकार बिहार में नहीं बना पाई है, उसे हमेशा नीतीश कुमार की आवश्यकता पड़ी है। एक बार भाजपा ने 2015 में ट्राई किया था, परिस्थिति क्या हुई थी वो आपको अच्छे से याद होगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले आपको एक बात बता दूं कि ये जो शब्द मैंने कहा कि भाजपा के लिए नीतीश बहुत मजबूरी है, जरूरी है, ये वास्तविक तौर पर भाजपा के लिए नहीं है, ये सुशील मोदी के लिए। भाजपा के साथ समस्याएं बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है नेतृत्व की कमी। भाजपा ने कभी बिहार में नेतृत्व बनाया ही नहीं, और इसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या ये हुई है कि बिहार में अगर हम देखें, सुशील मोदी जो कि एक बेस्ट सेकेंड टीयर लीडर है, वो फ्रंट टीयर लीडर में से नहीं है। ना तो कभी काबिलियत अपनी साबित की है, ना डिजास्टर में, अगर बिहार डिजास्टर प्रोन रहा है हमेशा से, कभी उभर कर नहीं आते हैं। अब देख लीजिए बाकी नेताओं की तो पॉलिटिकल बयानबाजी जो होती है बहुत तगड़ी होती है, इनके बयानबाजी लालू के आसपास ही घूमती है, लालू यादव यही करते रहते हैं, और इसकी वजह से हल्के हो जाते हैं। इसलिए ना तो चुनाव जीत पाते हैं, ना ऐसी कोई बातें, इन्हें भेजना पड़ता है चोर दरवाजे से। लालू यादव अपंग हो गए राजनीतिक तौर पर, क्योंकि जो बिल फटा है उसके बाद से राजनीतिक महत्व तो खत्म हो गई है। लेकिन सामाजिक परिदृश्य में बिहार के लालू यादव सबसे बुलंद पहलवानों में से एक है। अगर वो हाथ रख देते हैं किसी समाज के ऊपर, किसी नेता के ऊपर, तो उस नेता को काफ़ी फायदा होता है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा है, कई चुनावों में जाकर 2015 के मैंने देखा कैसे रातों रात पासा पलटता है। भाजपा तेजस्वी की है मजबूरी और नीतीश कुमार है जरूरी। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूं और आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं, और भारत लाइव में भी आप रातों रात कार्यक्रम देखना शुरू कर चुके हैं, जिसका आपको भी इंतजार होता है और मुझे भी आपसे रूबरू होने का इंतजार होता है इस कार्यक्रम के दौरान। तो आज की जो चर्चा है वो हम ऐसी जो एक मुद्दा है, एक ऐसा मुद्दा है हम उस पर करने वाले हैं जो उसी पार्टी के शीर्ष नेता कहते हैं और वही पार्टी जो है उसे फॉलो नहीं करती है। नरेंद्र मोदी जी लोगों को कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो, लेकिन बिहार में उनकी ही पार्टी में आत्मनिर्भरता का कोई गुण नहीं नज़र आता है। हम बिहार की ही बात नहीं कहेंगे, हम सिर्फ भाजपा की ही बात नहीं करेंगे, हम बात करना चाहते हैं बिहार के सभी पार्टी की। इसमें तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं, नीतीश कुमार भी आ रहे हैं और भाजपा भी आ रही है। अब आपके लिए ये थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाला बात हो सकता है कि एक तरफ हम तेजस्वी यादव का कह रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं, और तीसरी जो खेमे में कह रहे हैं उसमें हम पूरी एक पार्टी का नाम ले रहे हैं। तो बात इस तरह है कि जब आप तेजस्वी यादव का नाम लेते हैं तो इससे आरजेडी का नाम, राजद का नाम साफ हो जाता है। जब आप नीतीश कुमार का नाम लेते हैं तो इससे जेडीयू जो एक पूरा पार्टी है वो दिखता है। लेकिन जब आप भाजपा पे आते हैं तो कोई चेहरा विशेष दिखता ही नहीं है। ये बिहार में भाजपा की कद की बात कहें या क्या दिक्कत है, इस पे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम भाजपा की ही बात करेंगे, जो भाजपा के साथ क्या दिक्कत है, बिहार में भाजपा क्यों नहीं आत्मनिर्भर है। देखिए भाजपा के साथ समस्याएं बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है नेतृत्व की कमी। भाजपा ने कभी बिहार में नेतृत्व बनाया ही नहीं, और इसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या ये हुई है कि बिहार में अगर हम देखें, सुशील मोदी जो कि एक बेस्ट सेकेंड टीयर लीडर है, वो फ्रंट टीयर लीडर में से नहीं है। ना तो कभी काबिलियत अपनी साबित की है, ना डिजास्टर में, अगर बिहार डिजास्टर प्रोन रहा है हमेशा से, कभी उभर कर नहीं आते हैं। अब देख लीजिए बाकी नेताओं की तो पॉलिटिकल बयानबाजी जो होती है बहुत तगड़ी होती है, इनके बयानबाजी लालू के आसपास ही घूमती है, लालू यादव यही करते रहते हैं, और इसकी वजह से हल्के हो जाते हैं। इसलिए ना तो चुनाव जीत पाते हैं, ना ऐसी कोई बातें, इन्हें भेजना पड़ता है चोर दरवाजे से। लेकिन समस्या यही नहीं है, भाजपा के लिए नीतीश जरूरी है, मजबूरी है।
जी। ये बातें बहुत पहले से चली आ रही हैं। भाजपा अपने दम पर सरकार बिहार में नहीं बना पाई है, उसे हमेशा नीतीश कुमार की आवश्यकता पड़ी है। एक बार भाजपा ने 2015 में ट्राई किया था, परिस्थिति क्या हुई थी वो आपको अच्छे से याद होगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले आपको एक बात बता दूं कि ये जो शब्द मैंने कहा कि भाजपा के लिए नीतीश बहुत मजबूरी है, जरूरी है, ये वास्तविक तौर पर भाजपा के लिए नहीं है, ये सुशील मोदी के लिए है। 2014 में जिस प्रचंडता के साथ नीतीश कुमार वापस माफ़ कीजिएगा नरेंद्र मोदी आए थे और भाजपा को उनके नाव पर बैठकर इतनी दूर पहुंचने का मौका मिला, इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण ये है कि नीतीश कुमार के साथ चलने के तैयारी नहीं थी। तैयारी ऐसी थी नहीं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को साथ में लेकर चलना है। भाजपा ने नीतीश के साथ भी चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा के लिए बहुत फ्रूटफुल नहीं रहा था। लेकिन भाजपा इंडिपेंडेंटली एक चेहरे के पीछे जब भागी, जब नरेंद्र मोदी के, तो प्रचंडता दिखी। इसी दौरान देखिएगा कि बिहार में एक नेता थे जो नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल भी बता रहे थे, वो सुशील मोदी ही थे। और कहीं ना कहीं पार्टी में ने उनको सेकेंड ईयर में भेज भी दिया था। जैसे ही नरेंद्र मोदी की प्रचंडता से वापसी हुई, वैसे ही सुशील मोदी का कद बिहार में गिर गया और बड़े नेता बिहार में उभर कर आए। अश्विनी चौबे हो, गिरिराज सिंह हो, नित्यानंद राय हो, मंगल पांडे हो, इन सब का नाम आने लगा सामने तेजी से। और इसी वजह से नीतीश कुमार से 2015 तक दूरी बनी रही सारी पार्टियों की। लेकिन 2015 में उन्होंने गठबंधन बनाया नीतीश कुमार ने, जिसमें लालू प्रसाद यादव, जो कि बहुत दिनों से वो भी सत्ता से बाहर थे, उनको अपने साथ रखा। और इसकी वजह से कांग्रेस, जो कि काफ़ी दिन हो गए थे सत्ता का स्वाद चखे हुए, लालू से भी बहुत ज़्यादा दिन हो गया था, उनको भी और लालू जी को भी सत्ता का स्वाद मिला। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कॉमन फैक्टर तो है। लेकिन 2015 में 14 में जिस प्रचंडता के साथ ये पार्टी आई थी भाजपा पूरे देश में, बिहार में काहे नहीं आ पाई? सभी सवाल पूछेंगे। देखिए, इसके पीछे कारण भी है। सुशील मोदी चाहते नहीं हैं कि भाजपा बिहार में स्वतंत्र हो। अगर सुशील मोदी बिहार में भाजपा को स्वतंत्र होने का मौका देंगे या होने देंगे, तो उससे सबसे बड़ा घाटा उन्हीं को व्यक्तिगत तौर पर है। अगर बिहार के किसी भी नेता को अगर सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है, जो कि 2015 में प्रेम कुमार का नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो इनका कंटेंडरशिप खत्म हो जाता है। इनको डिप्टी सीएम भी बनाने की कोई वकालत करेगा नहीं। ये तो इनकी चोर दरवाजे की जो काबिलियत, जो कहा सकता है लोकतंत्र की, जो पीछे से इन्होंने नीतीश कुमार से सेटिंग करके कम सीट आने के बावजूद सत्ता बिहार की हथिया ली और लालू यादव को बड़ा झटका भी लगा। ये इनकी काबिलियत है। इसकी वजह से भाजपा ने इन्हें रिवॉर्ड किया और डिप्टी सीएम दिया था। तो अब जो मसले हैं और जो स्थिति है, हम उस पर भी अगर हम बात करें, जहाँ तक कि हमारा रिसर्च बता रहा है, उसके अनुसार बिहार में जो बड़ा तबका है बिहार के पॉपुलेशन का, वो या तो पिछड़ी जाती है, उसमें भी जो अति पिछड़ा वर्ग है उससे आता है। तो भाजपा का जो नेतागण है, जो भाजपा के जो नेतागण हैं, जो भाजपा बिहार में वरिष्ठ नेतागण में आते हैं, वो सभी भाजपा का एक हिंदूवादी चेहरा तो रहा है। लेकिन जो जैसे आप गिरिराज सिंह की बात कर रहे थे, अश्विनी चौबे की बात कर रहे थे, तो सभी सवर्ण से आते हैं। तो इसके साथ ही ये दिक्कत हो जाती है कि भाजपा जो है इतने लंबे अरसे तक अपनी पकड़ बनाने की कोशिश तो उन्होंने की है, लेकिन अगर जो वास्तविकता यही है कि अति पिछड़ा वर्ग जितना है बिहार में, उस पर भाजपा अपनी पहुंच बनाने में, अपनी पैठ बनाने में सक्षम नहीं हो पाई है। इसलिए तो 2015 में उन लोगों ने प्रेम कुमार का नाम आगे किया था, जो कि चंद्रवंशी समाज से आते हैं। और फिर फागू चौहान जो भाजपा बनकर आए हैं बिहार में, कहीं ना कहीं कहा था कि भाजपा की इसके पीछे भी स्ट्रैटेजी है। फिर बाद में भाजपा ने यादव समाज को मौका दिया नित्यानंद राय के तौर पर। ये सारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी। लेकिन भाजपा ने हर मैंने पत्थर उठा के देखा है, उन्हें सत्ता कहीं नहीं मिल रही है। उन्हें एक ही मात्र सत्ता प्राप्ति का बिहार में उद्देश्य नजर आ रहा है, और वो व्यक्ति नजर आ रहा है जिस पारस को छूते ये लोहा सोना हो जाता है, वो है नीतीश कुमार। तो इसलिए भी क्योंकि नीतीश कुमार की जो पहुंच है, नीतीश कुमार की, ये बिहार के जो सबसे निचले पायदान पे जो वर्ग खड़ा हुआ है, जो जाति खड़ा हुआ है, उसमें नीतीश कुमार के नाम की जो एक पैठ है वो लगातार देखा जा रहा है, और अभी तक भाजपा उसको देखते हुए आ रही है। अब आप राजद के संदर्भ में जानना चाहते होंगे कि राजद की मजबूरी क्या। देखिए, राजद ने, लालू यादव ने एक बड़ा काम बिहार में किया, तो उन्होंने पिछड़ा समाज को आगे लाया और जो गरीब थे उनको प्रथम पायदान में बैठने का मौका दिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बातें रखी और उन बातों को लोगों ने सुना। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि लालू यादव जो समीकरण लेकर आगे बढ़ रहे थे, उस समीकरण को नीतीश कुमार ने एक हाथ आगे बढ़ा दिया। लालू यादव से जो समाज छूट गए, देखिए सच्चाई यही है, हम मानते हैं कि पिछले दलित पिछड़े सभी लालू यादव से आगे बढ़ते रहे, लेकिन सच्चाई है कि एक छोटा सा समाज है जो कि लालू यादव से भी छूट गया था। हालांकि लालू यादव के बारे में कहा था कि दलित के बच्चों को, डोम के बच्चों को वो खुद लेके जाते थे, नहलाते थे,
जी। बाकायदा, और उन्होंने कहीं ना कहीं विसंगतियां दूर की उस समाज की। जी। और जो पूरा एक दायरा था सोच का, चाहे पासवान जाति के लोग हों या अन्य जातियों के लोग हों, वो भी जब देखते थे उन महादलितों को, या जैसे सन ऑफ डोम हमारे यहाँ आते हैं, उन्होंने भी एक बात कही थी कि हमारे समाज को लालू यादव नहलाते थे तो बाकी समाज के लोगों को भी एहसास होता था कि नहीं, हम अछूत नहीं हैं। जी। गांधी जी ने जो बात कही थी वो वास्तविकता है। इस देश के कास्ट सिस्टम से ऊपर उठकर समझना पड़ेगा हमें चीज़ों को, और वो डिफरेंस लालू यादव ने लाया था। लेकिन लालू यादव से भी जो जात छूट गए थे, समाज छूट गए थे, उनको भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने होप दिया था। देखिए, मैं बात कर रहा था, एक शख्स थे, बहुत पॉलिटिकल जानकार थे, निषाद समाज से आते हैं। उन्होंने मुझसे बात करने के दौरान बहुत सारी बातें की। मैंने निषाद क्रांति के बारे में उनसे जानने का प्रयास किया था। उन्होंने एक बात कही थी कि हम बहुत ज़्यादा सवर्ण जातियों से डोमिनेटेड नहीं रहे हैं, हमें ओबीसी और जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं वो डोमिनेट करते रहे हैं। अब देख लीजिए ना, उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि जिस गांव में लाठी लेकर चलते हैं, यादव बुरा नहीं मानेंगे, सभी समाज के लोग बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि देखो ब्राह्मणों पर आरोप लगता है कि ब्राह्मणों ने, मैं खुद ब्राह्मण हूँ और मैंने आज तक कभी ऐसा ना देखा है ना महसूस किया। हाँ, ये जरूर मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं एक समाज है जो शोषित हुआ था और उसको बराबरी पर आने के लिए उन्हें रिजर्वेशन दिया गया था। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं, लेकिन उस स्टोरी में उन्होंने जो मुझे बताया था कि हमारे समाज के कुछ नोनिया बिंद और मलाह जाति के लोग थे जिन पर अत्याचार सवर्ण नहीं कर सकते थे, क्योंकि सवर्ण उस गांव में रहते ही नहीं थे, सवर्ण अपना गांव बदल देते थे जहाँ ये रहते थे। लेकिन उस समाज के जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं वो उनके गाय भैंसों को खोल लेना या उनके जो मछली मार रहे हैं उसमें उनको प्रताड़ित करना, ये होता था। और अब देख लीजिए कि लालू यादव के साथ आने में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ था, सबसे ताकतवर जो समाज होता वो ओबीसी समाज था, और उसी से उपज कर आए बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो कि लालू यादव के टाइम का कद्दावर नेता कहा जाता है, आज भले ही अलग अलग पार्टियों में है। तो इसी हालांकि यहीं से उपज नीतीश कुमार की भी हुई थी, इसी राजनीति, इसी जेपी आंदोलन और इसी सब जगहों से नीतीश भी उठकर आए। लेकिन नीतीश कुमार की पहुंच उन लोगों तक गई, और नीतीश कुमार ने जो सड़कें बनवाई, जो बिजली, चाहे वो नरेंद्र मोदी ने किया हो, चाहे नीतीश कुमार ने किया हो, चाहे मनमोहन सिंह ने किया हो, बिहार के लोग इन सब के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार समझते हैं। और जब उन्हें दिखता है सड़क और बिजली, तो वो थोड़ी देर के लिए अपनी भूख को भी भूल जाते हैं, और अशिक्षा है उसको भी भूल जाते हैं, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चरपट है उसको भूल जाते हैं, और ये जो तामझाम वाली राजनीति है ये भारी पड़ जाती है, और इसके तहत वो वोट कर देते हैं नीतीश कुमार को। देखिए, जिन गांव में सड़कें नहीं थी, जिन गांव में बिजली नहीं थी आज़ादी के बाद से ही, अगर उन गाँव में बिजली जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि उन लोगों के लिए हो जाती है। और वो उपलब्धि जो हनीमून फेज तक नीतीश कुमार का खूब रहा, लोगों ने उन्हें सड़क वाला, बिजली वाला, बिहार के विकास वाला, जंगल राज खत्म करने वाला माना था। लेकिन बाद में ये समझ में आया कि ये सब कुछ मतलब एक छद्म भ्रम था जो कि खत्म हो गया। और बाकी नीतीश कुमार ने जितनी पॉपुलैरिटी गेन की थी पहले दूसरे अपने टर्म में, वो सारी पॉपुलैरिटी उनकी जीरो आउट हो गई है, और आज उनके खिलाफ जबरदस्त इनकम्बेंसी है। लेकिन बावजूद इसके ये बात हमें कहनी पड़ रही है कि वो जरूरी है सभी के लिए। राजनीतिक रूप से उन्हें भी, आप जैसे लालू प्रसाद यादव जो कि राजनीतिक रूप से अपंग हो गए हैं, मैं शब्द ये अपने स्पष्ट इसी तरह से कहना चाहता हूँ कि लालू यादव अपंग हो गए हैं राजनीतिक तौर पर, क्योंकि जो बिल फटा है उसके बाद से राजनीतिक महत्व तो खत्म हो गई है। लेकिन सामाजिक परिदृश्य में बिहार के लालू यादव सबसे बुलंद पहलवानों में से एक हैं। अगर वो हाथ रख देते हैं किसी समाज के ऊपर, किसी नेता के ऊपर, तो उस नेता को काफ़ी फायदा होता है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा है, कई चुनावों में जाकर 2015 के मैंने देखा कैसे रातों रात पासा पलटता है। लालू यादव की रैली में एक आना और एक शब्द बोल देना, उससे वहाँ का लोकल विधायक जो सीटिंग है वो हार जाता है, और जो विधायक नया खड़ा हुआ है महागठबंधन वो जीत जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने महसूस की है। इसीलिए हम कहते हैं कि लालू यादव का प्रभाव बिहार में खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर लालू यादव किसी पद को नहीं होल्ड कर सकते हैं। वो कभी भी सीएम और इन सब पदों पे वो विधायक का मुखिया नहीं बन सकते हैं, सच्चा ये, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद नीतीश कुमार के ऊपर उनके पास एज है, लेकिन लालू यादव बिहार की राजनीति में मौजूद नहीं है। आज बिहार की राजनीति में उनके आने की भविष्यवाणी तेजस्वी यादव करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि उनको छूटना संभव नहीं लग रहा चुनाव तक। और इन परिस्थितियों में नीतीश कुमार एक बड़ी ताकत हो सकते हैं तेजस्वी यादव के लिए। पिछली बार देखिए ना, अगर ज़्यादा दूर जमा जाइए, 2015 में नीतीश कुमार से हाथ मिलाने के चलते तेजस्वी यादव को कितना फायदा हुआ था। एक राजनीतिक रूप से अपरिपक्व बच्चा, जो मैं अपरिपक्व शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि लालू यादव की छत्र छाया में वो थे, लेकिन वो लालू के साथ राजनीतिक समझ नहीं जाना था उन्होंने। वो क्रिकेट खेलते थे, अपने जो करियर था उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन बिहार आने के बाद नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा दिखाया और उनको बिहार का डिप्टी सीएम बनाया, जो कि एक बड़ा पद होता है।
और उस पद पर उन्होंने काम किया, एक्सपीरियंस उन्हें मिला और आज वो अपने आप को खुद ही बोल रहे हैं कि वो सीएम कैंडिडेट है अपनी पार्टी द्वारा प्रस्तावित। तो ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उस जगह पे काम करने से आया जिस जगह पे काम करते हुए वो बच्चे लग रहे थे। और आज जब वो बोलते हैं तो उनकी बातों में गंभीरता नज़र आती है, उनके एक्शंस में क्रेडिबिलिटी नज़र आती है, उनमें लालू का जो अक्ष है वो नज़र आता है। वो सब इसलिए नज़र आता है क्योंकि नीतीश कुमार ने उन्हें उस समय मौका दिया था। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं आपकी बातों को भी रख दूं उसका कि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार पर भी एहसान नहीं किए गए थे। राजद को अच्छी खासी सीट आई थी, लेकिन फिर भी लालू यादव ने ये कह दिया था कि जब वो नीतीश कुमार को ही सीएम बनाएंगे तो उन्हीं पर उन्होंने विश्वास जताया। लेकिन कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम बनाना उस समय उन परिस्थितियों में सुशील माफ कीजिए तेजस्वी यादव को, ये कॉल नीतीश कुमार का था। तो बिहार में एक और जो समीकरण की बात करें, जो अभी की जो मौजूदा स्थिति है, ऐसे में जो बिहार की 3 बड़ी पार्टियां, जो अगर आप आरजेडी की बात करें, जेडीयू की बात करें और भाजपा की बात करें, फिलहाल जो बिहार में ये 3 जो है सियासी, एक अगर आप कोरोना का समय चला है, हॉटस्पॉट की बात ज़्यादा आती है, तो हॉटस्पॉट की ही हम बात करें, पावर हॉटस्पॉट। तो पावर हॉटस्पॉट जो बिहार में जो है वो 3 पार्टी हो जाती है, आरजेडी आ जाती है, जेडीयू हो जाती है और तीसरे नंबर पे भाजपा हो जाती है। तो ऐसा देखा जा रहा है अभी, अगर पिछले चुनावों की अगर आप तुलना करें, अगर आप डाटा उठा के देखें, तो ऐसे देखा जा रहा है कि जो 2 पार्टी अगर एक साथ हो जाती है तो उनके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 90% से भी ज़्यादा हो जाती है। जहाँ आपने एक बात कही कि 2 पार्टियां जहाँ सट जाती हैं वहाँ सरकार बन जाती है और तीसरी पार्टी मुंह ताकते रह जाती है, बिल्कुल सच है। लेकिन इस प्रोबेबिलिटी में एक इक्वेशन अभी तक नहीं बना है जी, वो है राजद और भाजपा का एक होना, जो कि मुझे पता नहीं क्यों इस बार लग रहा है कि हरियाणा रिपीट हो सकता है बिहार में। और भले ही आप सामने से एक कार्यकर्ता ना माने, लेकिन अगर नेता कोई डिसीजन लेता है, लालू यादव कोई डिसीजन लेते हैं तो कार्यकर्ता को मानना पड़ेगा। और देखिए यादव ने पिछली बार जब दिल खोल कर वोट दिया था भाजपा को, तो जब दोस्ती हो ही गई तो उसे रिश्तेदारी में बदलने में क्या परहेज है। देखिए वोट परसेंटेज की बात मैं बता दूं आपको, आंकड़े आपने बताए थे, जो पिछले चुनाव में सबसे जो तीनों पार्टियों में से कम वोट परसेंटेज था वो था राजद का जी। इसके बाद 16% 16 पॉइंट समथिंग 17% के आसपास नीतीश कुमार का वोट बैंक था और फिर भाजपा का था 24%। तो आप उस हिसाब से भी जोड़ घटाव करते हैं तो राजद को आवश्यकता है कुछ अलायंस पार्टनर्स की, कुछ तगड़े नेताओं की जो वोट ट्रांसफ़र कराएं। और इसीलिए भाजपा ने उम्मीद जताई थी मांझी जी के साथ, कुशवाहा के साथ, कांग्रेस के साथ, फिर सन ऑफ मलाह जुड़े। अब खबर आ रही है कि इस बार जुड़ सकते हैं और भी दल, जेएमएम का तो आना लगभग तय लग रहा है। बात हो रही है कि सीपीआई और सीपीएम के साथ भी कोई समीकरण बनाया जाए, फ्रेंडली फाइट्स भी हो सकती हैं कई जगहों पर। लेकिन इन समीकरणों की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि नीतीश कुमार का जो बड़ा वोट बैंक है वो आपके साथ नहीं है इस बार, और वो भाजपा के साथ है। अगर ये आधी आधी भी जोड़ दी जाती है, 12 का 24 जो भाजपा का था उसको 12 कर देते हैं और नीतीश कुमार का जो था वोट परसेंटेज 16 उसको 8 कर देते हैं, तब भी जोड़ने पर वो 20% से ऊपर हो रहा है जी, बिल्कुल। और 20% वोट केवल भाजपा ने ही 2015 में लाया है, उसके अलावा किसी को आया नहीं है। तो आप जोड़ लीजिए, उस हिसाब से भी ये समीकरण बहुत भारी पड़ रहा है बाकी लोगों पर। लेकिन जब 20% वोट लाकर भाजपा विपक्ष में बैठ सकती है तो 20% वोट लाकर एनडीए के लोग विपक्ष में नहीं बैठ सकते हैं। यहाँ सारा कुछ डिपेंड करेगा उसी चीज़ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नीतीश का जो वोट प्रतिशत है वो आप कहाँ से मैनेज कीजिए। कांग्रेस बहुत बड़ी तैयारी कर रही है, कांग्रेस ज़बरदस्त तैयारी कर रही है इसी वोट परसेंटेज को लाने के लिए, हर जगह जुगाड़ रही है, हर मत्थे पे नहीं होता दर पे मत्था टेक रही है। तेजस्वी थोड़े मतलब बहुत रिलक्टेंट है इन सब चीज़ों को लेकर, और वही मुझे ज़्यादा, मैं अगर सिंपैथाइजर के तौर पे बोलूं, जो हमारे राजद के समर्थक लोग हैं उनकी तरफ से अगर बोलूं तो उनको चिंता इसी बात की होनी चाहिए कि तेजस्वी थोड़े एरोगेंट लग रहे हैं जब वो बात कर रहे हैं वोट परसेंटेज की। तो मांझी जी को, कुशवाहा को, इन सबको साइडलाइन कर देना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है जी। तो एक जो बड़ी बात लेकिन इस सब के दौरान है, सारी बातचीत के दौरान एक बड़ी बात है जो वास्तविक सच्चाई भी है, नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव अभी तक तो फिलहाल कोई चीज़ अपना स्टैंड नहीं दिखा पाए हैं और खुद को स्थापित भी पूर्ण रूप से नहीं कर पाए। कोरोना काल को छोड़ दिया जाए, कोरोना को छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार के सामने बहुत नहीं वो खड़े रहे हैं जी, लेकिन कोरोना में उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार की धज्जी उड़ाई है जी, बिल्कुल। ये तो आप सोशल मीडिया पे और तौर पे देख रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन एक जो बड़ी बात है, एक ये भी बात हो गई, लेकिन एक जगह जो है इशारे में हमारे संपादक नमन मिश्रा ने इस बात का भी अंदाज़ा जता दिया, इस बात की भी संभावना जता दी कि कुछ भी हो सकता है बिहार की राजनीति में, और भाजपा और
जो आपने तेजस्वी यादव वाले जो राजद के जो एक फैक्टर पे बात कह दी, ये भी एक बड़ी बात हो गई है। तो ये भी अगर ये संभव हो जाए तो फिर क्या कहना, फिर जो है हम लोगों का जो विश्लेषण है उसको फिर एक नए सिरे से जो है शुरू करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। बिहार की राजनीति में सब कुछ बदल जाएगा। खैर, ये तो संभावनाओं की बात है। तो आज का जो कार्यक्रम है, आज यहीं विराम देते हैं रातों रात कार्यक्रम को। और आप जो है लगातार हमें प्यार दे ही रहे हैं और प्यार देते रहे, खूब प्यार देते रहे। प्यार कभी जो है ख़त्म नहीं होना चाहिए। प्यार की बस हम लोग भूखे हैं। लगातार आप देते रहें प्यार और देखते रहें भारत लाइव। तब तक के लिए नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।